हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी मेरे वीडियोस को ऐसे ही अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जी हाँ, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम सुन के अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। एक टाइम पे मैं खुद बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है मुदस्सर और आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड कैसे आगे बढ़ी है और अब उसमें क्या क्या एडवांसेस होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात है कुछ 300-400 साल पुरानी, जब लोगों को समझ में आया कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनसे कुछ हमें ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे थे जो कि लैब में बनाना मुश्किल था। तो क्या किया उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के केमिस्ट ने उन सारी कंपाउंड्स को बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्स से मिले। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। उसके अलावा और पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे प्लांट्स से मिलता है क्लोरोफिल, जेंथोफिल, या फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और पहले इनको लैब में सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल था या फिर होते ही नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या किया, एक स्वीडिश केमिस्ट थे बर्जीलियस ने क्या किया, एक अपनी हाइपोथेसिस दे दी। उन्होंने बोल दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनके अंदर है एक वाइटल फोर्स, और ये वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए। और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री हम लोग लैब में रिकैपिचुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके तुरंत बाद एक साइंटिस्ट है हमारे, इनका नाम था एफ वोलर। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1820 में इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, सो NH4CnO। इस अमोनियम साइनेट को कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हीट किया, और हीट करने के बाद उन्होंने क्या शो कर दिया, इन्होंने इससे यूरिया बना के दिखा दिया, NH2CO NH2। तो ये है दोस्तों यूरिया, और ये था हमारा अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा बर्जीलियस की बात को डिस्प्रूव कर दिया कि कोई वाइटल फोर्स नहीं है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो ये तो बात हुई वोलर की। तो उन्होंने क्या बना के बताया, इन्होंने लैब में बना के दिखाया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग 1845 की। 1845 में दोस्तों क्या हुआ, एक दूसरे साइंटिस्ट से कॉल्बे ने क्या किया, कॉल्बे ने दोस्तों हमें लैब में एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया। एसिटिक एसिड, जी हाँ, वही एसिटिक एसिड जो विनेगर में भी होता है। उसके बाद में फिर 1856 में क्या हुआ, 1856 में बर्थेलॉट ने क्या किया, इन्होंने मीथेन को लैब में सिंथेसाइज करके शो किया। तो बेसिकली दोस्तों, ये तीनों केमिस्ट ने अलग अलग क्या किया, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करके दिखा दिया। और तब से ये बात क्लियर हो गई कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उसको बना सकते हैं, आज वो आप उनको लैब में केमिकली सिंथेसाइज करना भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस अगर आप इनका नाम भी याद रखेंगे तो वो भी कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, अदरवाइज कोई आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको बताने का मकसद यही था, ताकि आपको समझ में आए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये कंपाउंड बनना पॉसिबल है। बट आज ये बात डिस्प्रूव हो चुकी है, स्टिल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों ने बहुत सारे देखा मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने लिपिड्स देखे, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स देखे, उन्होंने प्रोटीन्स देखे, और उन्होंने इसके अलावा यूरिया हो गया, क्लोरोफिल हो गया, जेंथोफिल हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जितने भी सारे कंपाउंड्स हुए उसमें एक चीज कॉमन मिली, वो था दोस्तों कार्बन। विच मीन्स कार्बन क्या है, कार्बन सेंट्रल है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें इस कार्बन को समझना पड़ेगा। इस कार्बन को समझना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कार्बन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कार्बन को वैसे तो हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्या कार्बन ही है, बट ऐसा नहीं है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक का एटॉमिक जो नंबर है दोस्तों, वो कितना है, 6। सबको हमें पता है कि एटॉमिक जो नंबर है कार्बन का वो है 6। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह की होगी, 1s2 2s2 एंड 2p2।
तो ये हमारा ये जो है ये हमारी आउटर मोस्ट शेल हुई, सेकंड वाली शेल, और इसमें दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 और 2 4। तो कार्बन के पास टोटल जो कार्बन की वैलेंसी की हम बात करें, वैलेंसी वो कितनी है, वो है 4। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, कार्बन को हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट्स को बॉन्ड करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कार्बन के पास तो 4 ही है, तो अब कार्बन क्या करे, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तब उसके टोटल 8 हो जाएंगे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कार्बन क्या है, ना ही तो कार्बन इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ओके, और ना ही कार्बन इतना इलेक्ट्रो नेगेटिव है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने बीच का रास्ता निकाला। इसने बोला कि ना मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूँ ना मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शेयरिंग कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। और दोस्तों यही काम कार्बन करता है। वो क्या करता है कि अपने उसके पास 4 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन से वो 4 अलग अलग जो एलिमेंट्स उसके पास में प्रेजेंट है उनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में मीथेन। तो दोस्तों अगर मैं ये कार्बन बनाऊं तो कार्बन के जैसे ये मान लीजिए आपके 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ये क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड कैसे बनाएगा, जैसे ये हाइड्रोजन मान लीजिए आपके पास में 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के हमें पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले हाइड्रोजन का है, ये इस वाले हाइड्रोजन का है, इस वाले। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सब चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये वाला हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गया, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला। तो ये तो देखा दोस्तों आपने क्या किया, ये हाइड्रोजन ने अपने सारे के सारे ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन क्या करे, क्योंकि जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है तो ये भी चाहेगा बदले में कि ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी शेयर करे। तो दोस्तों कार्बन ने क्या किया, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में भी शेयर करवा लिया और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब आप देख लो, अगर मैं इस राइट सर्किल के अंदर की बात करूं तो टोटल हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ऐसे करके कार्बन ने क्या किया, सिंपली कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया शेयरिंग करके। तो यही काम करता है कार्बन कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बात क्या है कार्बन की, तो एक तो ये हो गया, हमने देखा कि वो कार्बन जो है बॉन्ड्स बना सकता है एलिमेंट्स के साथ में, काफी सारे एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, अब कैटेनेशन का क्या मतलब है, कैटेनेशन का मतलब है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन खुद से भी बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। जब दोस्तों आप ऐसा कुछ नहीं है कि और एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स है जो खुद से बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा सल्फर 8, सल्फर की जो क्या होता है 8 एटम्स एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं तो वो खुद से बॉन्ड बना लेते हैं। या फिर अगर हम बात करें O2 में भी क्या है, 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। ओजोन ले लीजिए O3, उसमें भी 2 ऑक्सीजन, उसमें क्या 3 ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के पास एक ऐसी टेंडेंसी कि ये 200 300 400 कार्बन से भी बॉन्ड बना के एक उस चेन को मेंटेन कर सकता है, जो और कोई भी एलिमेंट अभी तक ऐसा अर्थ पे कोई भी एलिमेंट नोन नहीं है जो इतने सारे बॉन्ड्स बना सके, वो भी खुद से। एक सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों है कार्बन की, एक तो ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में, और एक खुद से बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो यही 2 प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को यूनिक बनाती हैं और अदर एलिमेंट से, और इसी से पूरी हमारी बन गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों और थोड़े से डिटेल में जाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो भी कार्बन हमारे बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है या उनकी शेप क्या होती है। तो पहले अगर हम बात करें, अभी जैसे कि मैंने सिंपल सा बनाया कि अगर ये आउटर मोस्ट शेल है हमारी, तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाऊं तो ये मेरा s ऑर्बिटल हुआ 2s वाला, और ये हुए 2p। p में कितने होते हैं, p सब शेल में होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल, तो ये हुआ हमारा 2p। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मैंने इससे बना दिया। p में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक p इसका वैकेंट है, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ ये, ग्राउंड स्टेट। अब जब भी कभी इसको बॉन्डिंग करना होगी तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में दोस्तों क्या होगा कि एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, वो यहाँ से हटके इस p वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो दोस्तों कुछ किस तरह का रह जाएगा ये, कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें बचा s वाले में, p वाले में क्या हुआ, जो बात एक जगह पहले खाली थी, अभी क्या हुआ यहाँ पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो देखो दोस्तों बात वही है, टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसने सारे सेल में सिंगल कर दिए। तो अब जब भी ये बॉन्डिंग करेगा तो उसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि अब हम अगर हम बात करें एनर्जी लेवल की, तो दोस्तों हमें ये भी पता है कि जो हमारा S है सब सेल और P जो है हमारा
जब शेल है तो एस और पी इन दोनों की एनर्जीज होती है अलग अलग। अगर आपने वो प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये सारे के सारे शेल सबकी एनर्जी अलग होती है। तो अगर इसको बॉन्ड फॉर्म करना है तो क्या होगा दोस्तों, हो सकता है एस की जो है बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी थोड़ी अलग हो, पी की थोड़ी अलग होगी। तो ये क्या करेगा, ये जो तीन जो आपके पास में अभी चार ऑर्बिटल है, एक एस और तीन पी, एक दो तीन है, तीन पी और एक एस, ये क्या करेगा, चारों चारों ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होंगी और फ्यूज होकर फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या मतलब है कि ये चार फ्यूज हुई और उन्होंने एक ऐसी चार ऑर्बिटल बना ली जिसकी एनर्जी बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये देखिए दोस्तों, कार्बन ने क्या किया, अब एक दो तीन चार ऑर्बिटल बनाई, पहले भी चार ही थी लेकिन अब इनकी पहले इनकी एनर्जी अलग अलग थी, अब इन सबकी एनर्जी सेम है। तो यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है कि जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल वाले हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स बना लेते हैं ताकि वो आराम से कहीं से भी बॉन्डिंग कर सके। दोस्तों अब ये क्या करेगा, अब इसकी चार ऑर्बिटल्स बन गए, ये क्या करेगा इजीली जो वैसे वैसे मैंने दिखाया था कि हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये भी किसी भी हाइड्रोजन से या किसी भी एलिमेंट से मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये हो गया आपका एक तरह से फिर से वही मीथेन का मॉलिक्यूल CH4, राइट। तो इसमें दोस्तों कितनी हमारी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुई, एक S और तीन P, तो ये हमने बोल दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों उसमें, तो जितने भी ये बॉन्ड बने, ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बॉन्ड बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, मतलब कि ये और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आके ओवरलैप करेंगे। तो इनको और हम क्या बोलते हैं, दूसरी टर्म्स उनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड्स भी। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली इस CH4 मॉलिक्यूल ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, अगर मैं काउंट करूं तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, राइट। तो या हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसमें CH4 में कितने बॉन्ड्स हैं, 4, तो इसके CH4 में कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हुए, वो भी 4 हुए। तो अगर आपको कभी हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एलिमेंट की कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो वहां पे। तो यहाँ पे जैसे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक S और 3 P, तो 2 और 1, तो 1 और 3 मिला के कितना हुआ 4, तो ये हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आप इनडायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड की बेसिस पे भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरी बात हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि चलिए तो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, ये होगा एक आपका टेट्राहेड्रल, एक पिरामिड की जैसे स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा बन गया, पिरामिड की जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे हाइब्रिडेशन हुई sp3, स्ट्रक्चर कैसा बना, टेट्राहेड्रल। और तो ये तो हमारी सिंपल सी बात हो गई इसकी। अब अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडेशन की तो उसमें क्या होगा, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो ये तो हमारी sp3 हाइब्रिडेशन की बात करी। sp2 में क्या होगा दोस्तों कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है एक S और 2 P, मतलब सिर्फ यही तो आपके क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये बेचारा अकेला रह जाएगा। तो अब इस केस में दोस्तों क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो मैं बना देता हूँ कार्बन ये होगा। तो आप कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1 2 3, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो आपको दोस्तों इस तरह से मान लीजिए 1 2 और 1 3, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए इक्वल एनर्जी के, और ये किसकी शेप फॉर्म में होंगे, ट्राइंगल की फॉर्म में होंगे, दिख रहा है आपको। और उसके अलावा जो ये पी है क्या, अब ये कहाँ जाएगा, तो ये दोस्तों क्या होगा, क्योंकि अभी हाइब्रिडेशन में पार्ट ले नहीं रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। और एज इट इज क्या होता है, जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी हमारी जो शेप होती है वो होती है एक डंबल के जैसी। तो वो क्या करेगा, वो देखो दोस्तों ऐसे में ऐसा ही रहेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो इस में क्या होगा दोस्तों, ये तो क्या करेगा, आप पर ऐसे यहाँ पे एक और कार्बन है तो इसने इससे बॉन्ड बनाया, ये भी मान लीजिए हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी कैसा है अपना sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो बचेगा ये और ये, तो यहाँ तो दोस्तों एक बन गया हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुआ, तो यहाँ तो बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप हुआ, एक देखो बॉन्ड के ऊपर एक बॉन्ड के नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, हेड एंड हेड ओवरलैपिंग नहीं हुई। तो ये बॉन्ड कैसा दिखेगा, अगर हम एक प्लेन पे बनाए तो मान लीजिए कार्बन है, ये कोई 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं और बीच में कैसा रहेगा, एक डबल बॉन्ड। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, डबल बॉन्ड में क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, और ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं पाई बॉन्ड। तो मतलब एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हुआ और एक हुआ पाई बॉन्ड। ठीक, अगर आप हम इस कार्बन की बताना चाहें हाइब्रिडेशन तो हम लोग ने पहले क्या बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड में क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक पाई बॉन्ड हुआ। तो टोटल सिग्मा कितने हुए इस कार्बन के, 1 2 और 1 3। 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, 1 S और 2 P, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगेन फिर आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट आउट करके इनडायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन बता दी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फिर भी ये फिगर याद नहीं रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बताने के लिए, वो है ये
कि डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। हम डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका sp2 और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या है, या फिर एक कार्बन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी आपने देखा ये डबल बॉन्ड क्या करता था, ओवरलैपिंग हो रही थी पी ऑर्बिटल के ऊपर और नीचे, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऊपर की तरफ क्लाउड बन गया था, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड नीचे की तरफ बन गया था। जबकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे भी ऊपर या नीचे प्रेजेंट नहीं है इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी प्रेजेंट है बॉन्ड के और नीचे भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जैसे कि ये, वो इस डबल बॉन्ड पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस है डबल बॉन्ड के पास में, या फिर मैं सिंपली डबल बॉन्ड ही बना देता हूँ। तो डबल बॉन्ड के पास में क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस जाता है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है, ओके। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारी क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां जहां डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो उस कंपाउंड को और ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। तो आप आगे जाके और बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे तो वहां पे आपको ये याद रखना है, ये ध्यान देना है कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो और ज्यादा अच्छी रिएक्टिविटी शो करेगा, ओके। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है, जब कभी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, जैसे कि हम इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये दो बचे, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड में दोस्तों क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है बीच वाला और एक दो उसमें पाई होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस कार्बन का आप लोगों को हाइब्रिडेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि फिर से वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो ही सिग्मा बॉन्ड हुए, तो उसका मतलब क्या हाइब्रिडेशन हुई, sp। कितनी हाइब्रिडेशन हुई, sp, और ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हमने देखा कि जो सिंपल sp3 हाइब्रिडेशन थी उसमें कुछ इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नहीं था। sp2 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उस पर जो है वो चाहे तो एक तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक भी कर सकता है। सिमिलरली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या कर देगा, इसको और ज्यादा रिएक्टिव बना देगा, ठीक। तो ये हमारी बात हुई सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। अब दोस्तों मैं आपको हाइब्रिडेशन बता रहा हूं तो मैं आपको एक थोड़ा सा और एक क्विक ट्रिक बताना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स दे देते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने आपको बोल दिया कि आप CH3 पॉजिटिव का हाइब्रिडेशन निकालो या फिर CH3 नेगेटिव का हाइब्रिडेशन निकालो। अभी आप क्या करोगे, आप देखोगे कार्बन है, हाइड्रोजन से तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, आपने जल्दी से ऐसे बना दिया और एक इसमें प्लस का चार्ज है। इस केस में क्या होगा, कार्बन है, फिर से वही तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है और इस पे कैसा दोस्तों, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, एक दो तीन, तो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुए 3, मतलब हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp2, और कैसा होगा, ट्राइगोनल। जबकि अगर इसमें हम बात करें तो दोस्तों इसमें भी तीन सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करते हैं। तो विच मीन्स क्या होगा, इसमें हम टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, तीन तो हमारे सिंगल बॉन्ड थे और एक जो हमारा माइनस का चार्ज है उसको भी हम सिग्मा बॉन्ड के बराबर मानते हैं, क्योंकि माइनस का चार्ज का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, और जब बॉन्ड बन रहा है एक सिंगल बॉन्ड तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो विच मीन इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, बोल देंगे ये दे दिया आपको या फिर ये दे दिया और किसी की भी हाइब्रिडेशन पूछ ली, तो आपको ये ध्यान रखना प्लस चार्ज है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन रहेगी sp3, यहाँ पे रहेगी sp2। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, मॉलिक्यूल की शेप की। अब आगे बात करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस दोस्तों किस तरह की होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारा दिमाग क्या काम करता है कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को देखते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत ही गलत तरीका है। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसे समझने की कोशिश करनी है। तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी है, या इसको आप कुछ भी सबस्ट्रेट बोल दीजिए, रिएक्टेंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये होता है एक, यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा अटैकिंग रिएजेंट, और इससे क्या होगा, इससे आपका कोई तो प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर कोई बाय प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। अब हम क्या लोग करते हैं, हम लोग बस इसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी आगे से आप लोगों को क्या देखना है, आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन देखो तो पहले देखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्केन है, क्या है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। फिर आप देखोगे अटैकिंग रिएजेंट
कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स को देख के ही आप रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आपको उस अटैकिंग रिएजेंट के रोल के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं बात करूं, अगर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि अल्कलाइन KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन में यहाँ पे किसी ने लिख दिया अल्कलाइन KMnO4, तो आप लोग समझ जाओ तुरंत कि वो ऑक्सीडेशन करने वाला है। फिर आप इसको देखो कि इस मॉलिक्यूल में कहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, वही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल है, याद रहेगा। या फिर हम एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, तो अगर वो लगाए तो वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट्स हैं जो कि आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे कैटलिस्ट भी हो सकते हैं जो भी वही सेम काम करेंगे, इस पर कुछ ना कुछ इस रिएक्शन को फास्ट करवा देंगे, और अलग अलग कोई भी उस पर कंपाउंड या कोई भी छोटा मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। तो आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन देखनी है, ये सारे पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों ये तो बात हो गई जनरल रिएक्शंस के बारे में आपको क्या करना है। अब मैं बस एक लास्ट बात और बताना चाहता हूँ इस चैप्टर को खत्म करने से पहले, वो है दोस्तों हमारा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी देखे, सब में क्या देखा हमने, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, चार्जेस बहुत ही कम आ रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होनी है तो वहां पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। अब कोवैलेंट बॉन्ड आपको पता है, अभी आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड एक सिंगल कोवैलेंट कैसे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। तो विच मींस आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां से। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उसकी बेसिस पे 2 टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न्स होते हैं। तो दोस्तों उन दोनों को हम जानते हैं, एक को जानते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के नाम से और एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज के नाम से। तो दोस्तों अभी हम लोग पहले बात करते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज की। तो हेटेरोलिटिक का दोस्तों, जैसे हेटेरोलिटिक का नाम ही पता चल रहा है, हेटेरो का मतलब होता है अनइक्वल। सो हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब हुआ कि जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं कि एक कार्बन है जिसके दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो जब कभी भी ये सिंगल बॉन्ड दोस्तों ब्रेक होगा तो उसमें क्या होगा, अगर इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या जाएगा दोस्तों, कि जैसे इस वाले कार्बन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये C- के फॉर्म में आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये C+ के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब इसका सब बताने का सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कभी रिएक्शंस शो करते हैं तो वहाँ पे कुछ एरोज का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई मॉलिक्यूल का हम अटैक दिखाते हैं कि ये वाटर ने इस पे अटैक कर दिया डबल बॉन्ड पे, या फिर ऐसे कुछ हुआ, तो वहाँ पे एक एरो शो करते हैं। वो उस एरो का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया एरो, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ गया। उसमें क्या होता है दोस्तों कि एरो हमारा शो करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि एरो का जहाँ पे फेस होगा वो शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने वाले हैं, और जहाँ एरो की टेल होगी वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से ये इस वाले कार्बन को आके मिल गए, तो हमारा एरो ऐसे लगा। अगर दूसरे वाले कार्बन को मिल लेते तो एरो कुछ इस तरह से लगता ये। तो उसका मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोस हैं वो क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और उनका हेड पॉइंट कर रहा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो उसमें दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक डबल बॉन्ड है एक, और अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड किसी भी चीज को अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है। मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे एक ऐसा एरो लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से, और कहाँ पे गए, यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है इस एरो को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा एरो का मूवमेंट का और उसका डायरेक्शन और उसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिएक्शन में कैसे लगा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि एरो पॉइंट कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में। अब दोस्तों हेटेरोलिटिक क्लीवेज से क्या बन सकता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से या तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ सकता है या माइनस चार्ज आ सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि एक हमारा कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस पर जैसे ये वाला जो है इस पर 3 कार्बन और लगे हैं, क्योंकि 3 जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हमें पता है कि एक कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, 4 ही बनाता है। अगर इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ और जैसे कि ये क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मिल गए, ये भी फिर और कोई 3-4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो उसमें दोस्तों होगा क्या, ये वाला कार्बन कैसे रह जाएगा, 3 हाइड्रोजन, और इस पर आ जाएगा एक प्लस का चार्ज, राइट। तो इस वाले हम हाइड्रोजन को, इस वाले जिस भी ऐसे कार्बन जिस पे एक प्लस का चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। ओके। और अगर हम इसका दोस्तों उल्टा एज्यूम कर लें कि सेम यही पोजीशन है, ओके, और अभी क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड है वो इस वाले को मिल यहां से इसको मिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अभी क्या बचेगा,
अभी बचेगा कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल, फिर से वही कार्बन, 3 हाइड्रोजन पे बॉन्ड, क्योंकि चौथा तो ब्रेक हो गया है, और एक माइनस का चार्ज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। तो प्लस होगा तो क्या बोल देंगे, कार्बोकेटाइन, नेगेटिव होगा तो क्या बोलते हैं, कार्बोनाइन। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है भाई, ये कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गया। लेकिन अब मैं इसकी थोड़ी सी और बात करता हूँ, जो कभी कभी एग्जाम्स में दोस्तों पूछते हैं, वो पूछते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो दोस्तों हम लोग एक कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, कैसा क्या कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, एक हम इस तरह का कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ये देखो कार्बन है और इस पे से तीनों तीन हाइड्रोजन है। ओके, तो एक ही मेरा कार्बोकेटाइन हो गया। दूसरा कार्बोकेटाइन कैसा है कि एक उस पर 2 हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है, एक CH3 का ग्रुप लगा हुआ है। ओके, ये हो गया दूसरा कार्बोकेटाइन। तीसरा कार्बोकेटाइन कैसा है कि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। और एक चौथा कार्बोकेटाइन कैसा है, फिर से सब पे प्लस चार्ज होगा, इसमें तीनों के तीनों कैसे मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें देखो आप एक चीज और याद रखो मेरी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जहां पे चार्ज आ जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब होता है दुख, मुसीबत और परेशानी। ओके, तो चाहे प्लस का चार्ज आए या माइनस का चार्ज आए, वो मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ही खराब होता है। वो मॉलिक्यूल हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये चार्ज हमारे ऊपर से चला जाए। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, कि समय जगह प्लस प्लस चार्ज, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ही थोड़े थोड़े सब सारे के सारे परेशानी में है। तो इनमें से अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो, तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमारे जितने भी ये CH3 ग्रुप होते हैं, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कोई भी CH3 नहीं है, यहाँ पे एक CH3 है, इधर कितने CH3 है दोस्तों, 2 CH3 है, यहाँ पे कितने, 3 CH3 हुए। इसका मतलब यहाँ पे कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुए, राइट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हमारा ये वाला, राइट। तो ये वाला हुआ सबसे ज्यादा स्टेबल, ये हुआ सेकंड नंबर के स्टेबल, ये हुआ फर्स्ट नंबर के स्टेबल, और ये हुआ सबसे लीस्ट स्टेबल। अब दोस्तों इनको और नाम से भी जाना जाता है। जब भी कभी आप देखो, मैंने बताया कि कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की एक काम करो आप, ये देखो कि कितने एक कार्बन कितने और कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे देखो एक कार्बन और किसी भी कार्बन से बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा है, ये जो हमारा बीच वाला जो प्लस चार्ज वाला कार्बन है, वो एक और कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो ये हुआ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दोस्तों ये तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये कितने और कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक और एक दो, तो ये कैसे हुआ, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हुआ। और ये कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो ये हुआ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ओके, अब दोस्तों इसी में हम बात कर लेते हैं कार्बो एनाइंस की। अब कार्बो एनाइंस का क्या होगा, प्लस की जगह कौन सा चार्ज आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये हुआ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब दोस्तों फिर से वही मैंने बताया, चार्ज का मतलब क्या है, दुख, मुसीबत और परेशानी। अब क्या होगा इस केस में, अब हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज और CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये तो ऑलरेडी परेशान बैठा है, ये उसको और ट्रबल दे रहे हैं। पहले क्या था, प्लस चार्ज है तो ये उसको प्लस चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि ये उस कार्बन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, तो सब जस्ट उल्टा हो रहा है, कि एक तो ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज से ये परेशान है, और ये उसको पीछे से और पुश कर रहे हैं। इस देर का कुछ इस तरह से समझ लो कि ऑलरेडी इसको बिल्कुल भूख नहीं है, और ये जबरदस्ती इसको खाना खिला रहे कि नहीं बैठो, तुमको ये खाना ही है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें स्टेबल कौन होगा, इसमें इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको जबरदस्ती करके और चार्ज दे रहा हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में कौन सा होगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, फिर ये वाला, फिर ये, और सबसे कम ये वाला। तो आपने देखा कि सिर्फ एक चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी ही चेंज होगी, बाकी मॉलिक्यूल का शेप वही है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कार्बोकेटाइन है तो टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बो अनाइन है तो मिथाइल या फिर प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो दोस्तों ये तो बात थी हमारी हेटेरोलिटिक क्लीवेज की। अब हम बात कर लेते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की। होमोलिटिक क्लीवेज क्या, बहुत ही सिंपल है। होमोलिटिक क्लीवेज जैसे नाम से सजेस्ट लग रहा है आपको कि दोनों में क्या होगा, जो हमारे बॉन्ड ब्रेक होंगे वो इक्वल ब्रेक होंगे। मतलब कि जो सी बॉन्ड सी है, अगर ये कभी ब्रेक होता है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हम एरो बनाएंगे वो हाफ हेडेड एरो बनाएंगे। जैसे देखो वैसे एरो का हेड कैसा होता है, ऐसा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, तो हम हाफ हेडेड एरो बनाएंगे। मतलब जो एरो है वो सिर्फ हाफ एरो बनाएंगे। तो इसका मतलब अब ये कैसे बन जाएगा, एक कार्बन इसको एक ही अपना चार्ज मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको इसका मिल जाएगा, इसको इसका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके,
तो इसकी क्या बनी, अब जो दोस्तों क्या होता है जब भी कभी किसी भी एटम पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो उसने ये क्या क्रिएट किया? कार्बन फ्री रेडिकल्स क्रिएट किया। अगर हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसे दोस्तों फिर से वो एक बना लेते हैं कि ये जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जैसे हमने पहले बनाया था, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। ऐसे एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बना देते तो एक CH3 लग गया यहाँ पे, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहे, तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, तो ये कैसे हो गया दोस्तों? हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया। ऐसे एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल में क्या होगा? 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे होंगे, तो ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। ऐसी टर्शियरी फ्री रेडिकल कैसा हो गया? जिसमें 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हो। अगर दोस्तों हम इसकी भी स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो इस पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ही है और एक कार्बन क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? CH3 है तो फिर से वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं ये, तो ये थोड़ी सी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ी सी इसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हमारा टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये बिल्कुल कार्बोकैटायन की जैसा है, राइट? फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर मिथाइल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको एरोस का पहले मूवमेंट शो बताऊं कि जब भी कभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एरो यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को ड्रॉ करने में तो वो हम कैसे करेंगे। और बाकी दोस्तों सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में इतना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस को शो करता है, उसके अलावा आपको बहुत सारे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। वो मैं क्या करूंगा जब मैं आगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का, तो उसमें जैसे जैसे वो चीजें आती जाएंगी मैं आपको उसी टाइम पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि अभी मैं बस आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने, और मेरा मेन मकसद था कि कार्बन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद कैटेनेशन की पावर है, वो बहुत सारे एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो ये सब मुझे आपको समझाना था इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस का ईमेल मिल जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में मजा आए और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। टेक केयर।